हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 8 जनवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में पहले कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था नीरज चोपड़ा ये कौन से देश के टूरिज्म एम्बेसडर हैं इस टाइम पर। तो नीरज चोपड़ा को पिछले साल स्विट्जरलैंड के पर्यटक राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो पूरे दुनिया भर में इस टाइम पे नीरज चोपड़ा जो है ये स्विट्जरलैंड के टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। क्या बोलते हैं इसको? बर्न। और स्विट्जरलैंड में इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं के शटर। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, के शटर। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे एंथनी एल्बनीज। माफ़ी चाहता हूँ, प्रधानमंत्री हैं ये। और भारत में आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। और इटली की राष्ट्रपति हैं जॉर्जिया मेलोनी। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से 2 एडवोकेट्स को दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? तो ये 2 जजेस हैं, अजय दिक्पाल और दूसरे हैं हरीश वैद्यनाथन शंकर। अभी तक ये एडवोकेट के रूप में कार्यरत थे, अब ये जजेस के रूप में अपॉइंट हो गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। आप एक बात ध्यान रखें, दिल्ली हाई कोर्ट से या फिर किसी भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एडवोकेट के पास मिनिमम कितने वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो हमारे संविधान के हिसाब से मिनिमम 10 साल उसने एज अ लॉयर सर्व किया हो या फिर मिनिमम 5 साल एज अ जज उसने सर्व किया हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल होता है। और इस टाइम पर दिल्ली हाई कोर्ट में जो रिकमेंडेड स्ट्रेंथ है जजेस की वो 60 है, लेकिन जजेस हैं कितने? केवल 42 जजेस हैं। यही कंडीशन पूरे भारत भर के बहुत सारे हाई कोर्ट्स में है कि जजेस की जो रिकमेंडेशन है वो ज़्यादा है, लेकिन जजेस वहाँ पर कम नियुक्त है। और इसी कारण की वजह से भारत में जो पेंडिंग केसेस की तादाद है वो लगातार बढ़ती रहती है। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि जजेस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं या फिर सरकारी लॉयर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। यही कारण है कि इन पदों में जो वैकेंसीज हैं वो ज़्यादातर रिक्त पाई जाती हैं। यूनियन एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह के द्वारा कौन से राज्य में पूरे देश भर का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया गया है? तो राजीव रंजन सिंह ने इसको लॉन्च किया है सिक्किम में। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहने का मतलब यह है कि उत्तर पूर्वी राज्य जितने भी हैं ऑलमोस्ट सभी में, जैसे कि सिक्किम के अलावा आसाम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, इन सभी राज्यों में जो मछली का उत्पादन किया जाएगा वो ऑर्गेनिक रूप से किया जाएगा। अभी तक ज़्यादातर क्षेत्रों में पूरे देश भर में जहां पर मछली का उत्पादन किया जाता है वहां पर एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है और दूसरे कई तरीके के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो अब जो मछलियाँ की पैदावार करी जाएगी उसमें किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड्स और केमिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये है इसका मेन उद्देश्य। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। ये 50 करोड़ की धनराशि इसलिए आवंटित करी गई है कि 50 मेजर की पॉइंट्स बनाए गए हैं मछली उत्पादन के लिए, उन सभी का ख्याल रखा जाएगा। ध्यान रखिए, केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। सिक्किम में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं PS तमांग और यहाँ पे गवर्नर हैं OP माथुर। पूरा नाम है ओम प्रकाश माथुर। ये कौन सा राज्य है जहां पर हाल ही में फॉरेस्ट राइट्स डिस्प्यूट पाया गया है? मतलब हिंदी में बोले तो वन अधिकार विवाद पाया गया है। तो ये है मध्य प्रदेश। अब देखिए है क्या, मैं आपको बताऊं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 देखोगे तो हमारे संविधान का आर्टिकल 244 ये बताता है कि जंगलों या फिर वनों में रहने वाली जो आदिवासी जनसंख्या है उनके हितों का संरक्षण सरकार को करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके कई सारे ऐसे शिकायत आए हुए हैं सरकार के पास जहां पर उनको उनके जो क्षेत्र हैं वो खाली करके जाने के लिए बोला जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर MP के अंदर एक टाइगर रिजर्व है जिसको बोलते हैं रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है इसके अंदर जो आदिवासी जनसंख्याएं रहती हैं उनकी शिकायतें ये आई हैं कि अब उन्हें इस पूरे क्षेत्र को छोड़कर जाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में आर्टिकल 244 इनके हितों का संरक्षण करता है और आप आदिवासी जनसंख्या को उन्हें वन छोड़ के जाने को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो आज से नहीं है। उनकी कई पीढ़ियां जंगलों और वनों में ही रहती चली आ रही हैं। उनका जीवन यापन जंगलों और वनों से ही होता है।
अभी तक ऐसी 52 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अब मुद्दा उठा हुआ है, इस वजह से अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके लिए हरकत में आएगी। ध्यान रखिए, इस तरीके की आदिवासी जनसंख्याओं के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर होती है कोई भी रूल बनाने के लिए। मध्य प्रदेश में इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे इस टाइम पर मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। indiabonds.com के द्वारा एक नया फीचर लॉन्च किया गया है इनके फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम दिया गया है डिजिटल एफडी। क्या नाम दिया गया है? डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट। और ये जो इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसके अंतर्गत अब आप indiabonds.com से केवल एफडी ही नहीं अपनी खुला सकते हो घर बैठे, बल्कि आप बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो। ठीक है, आपको पता है बॉन्ड्स क्यों खरीदे जाते हैं? आपको कहीं पर निवेश करना होता है तो एक दूसरा तरीका होता है कि आप बॉन्ड्स भी खरीद के निवेश कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, मैंने अनाउंस किया कि मैं 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, और मान लीजिए कि इसमें ज़मीन में खुदाई करके मिनरल्स निकालने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, और मैंने पहले मार्केट में बोला कि 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ मेरे पास हैं, लेकिन जो ये 5,000 करोड़ है इसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट को अपॉर्चुनिटी देता हूं कि हाँ भाई, दुनिया भर से कोई भी मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब आपके पास मान लीजिए 1,000 करोड़ है और आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप 1,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदेंगे और ये बॉन्ड्स मेरे नाम पे होंगे, इस प्रोजेक्ट के नाम पे होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि आपने 1,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे, आपसे पैसा लेकर बैंक मेरे इस प्रोजेक्ट में डाल देगी। अब आने वाले टाइम पर उसी हिसाब से जितना भी इससे फायदा होगा वो आपको आपके बॉन्ड्स के आधार पर मिलता रहेगा। तो बॉन्ड्स इस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो ये जो indiabonds.com है, ये स्पेशली बॉन्ड्स के लिए तो जानी जाती है, अब एफडी के लिए भी जानी जा रही है। इसमें अगर आप एफडी कराएंगे इनके नए प्रोग्राम के अंतर्गत, तो आपको 9.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा आरओआई है। ये कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा हाल ही में एक इंस्टेंट लोन योजना लॉन्च करी गई है एमएसएमई सेक्टर के लिए? तो ये है पंजाब एंड सिंध बैंक, और इसके द्वारा इस महीने के अंत तक एक नई लोन स्कीम आ रही है जिसमें आप 5 मिनट के अंदर लोन ले पाएंगे। सिर्फ 5 मिनट आपको लगेगा इनके एप्लीकेशन से लोन लेने में। स्पेशली ये एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है, जो छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग हैं। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकेगा। बाकी वो डिपेंड करेगा उसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। उसका सिबिल स्कोर जितना होगा उतना ज़्यादा लोन उसे सैंक्शन हो जाएगा। साथ में उसकी इनकम पर भी निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है अपने व्यापार से, तो उसको हो सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा अमाउंट है तो वो आसानी से चुका भी देगा, तो हो सकता है उसको 25 लाख रुपए तक का ही अमाउंट मिल जाए। लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर 30,000 रुपये महीना ही कमा रहा है, तो 25 लाख ना मिलकर हो सकता है उसको 8 लाख या 10 लाख सैंक्शन हो जाए। इस तरीके से काम करता है। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना साल 1908 में करी गई थी। बहुत पुराना बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके सीईओ हैं स्वरूप कुमार साहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई। एचडीएफसी 1994 में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1908 में ही स्थापित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई। हाल ही में ये कौन है जिनके द्वारा नई दिल्ली के रोहिणी से सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया? तो ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके द्वारा CARI की एक नई बिल्डिंग का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है नई दिल्ली में। ये जो नई बिल्डिंग है ये करीब 2.9 एकड़ एरिया में बनाई जा रही है। इसके लिए 187 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। अगले 2 साल में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले से ही स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में ही कर दी गई थी। ये पूरे भारत भर में आयुर्वेदा और होम्योपैथी मेडिसिन को बढ़ावा देने का काम करता है। लेकिन अब क्योंकि पूरे दुनिया भर में भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, आयुष का आप मतलब जानते हैं ना, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध एंड H फॉर होम्योपैथी। तो ये जो आयुष मंत्रालय है ये पूरे दुनिया भर में 100 देशों के साथ करीब इस टाइम पे डील कर रहा है। तो ये जो नई बिल्डिंग है ये वर्ल्ड लेवल पे आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। एक तरीके से भारत में आयुर्वेदा का हब बनेगी ये बिल्डिंग।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको बोलते हैं आईसीएमआर, इनके द्वारा कर्नाटक में ये कौन सा वायरस है जो कि अभी हाल ही में 2 केसेस के लिए डिटेक्ट किया गया है। तो आईसीएमआर ने रिपोर्ट किया है और इस टाइम पर यह वायरस है एचएमपीवी वायरस। न्यूज़ में आप लोग लगातार इसे देख रहे होंगे, चाइना से ही निकला हुआ यह वायरस है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसको बोलते हैं और ये बेसिकली रेस्पिरेटरी से जुड़ा हुआ वायरस है। मतलब आपके लंग्स वगैरह में चला जाता है और उसके बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जिस तरीके से कोविड था, कोविड भी रेस्पिरेटरी से ही जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके के 2 केसेस अभी कर्नाटका में पाए गए हैं। हालांकि आईसीएमआर का कहना है कि भारत में जो एचएमपीवी वायरस है ये बहुत ही असामान्य तरीके से बढ़ रहा है, मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो नए केसेस देखने को मिले हैं ये अपने आप में एक चिंता का बहुत बड़ा कारण है। और जो पहला केस इसमें देखने को मिला है ये केवल 3 साल की एक बच्ची है जिसको अभी बेंगलोर में हॉस्पिटल में एडमिट भी किया हुआ है। आईसीएमआर की स्थापना 1911 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजीव बहल। कौन है? राजीव बहल। एरो इंडिया 2025 की शुरुआत होने वाली है। इस बार इसका आयोजन बेंगलोर के एयरफोर्स स्टेशन में किया जाएगा, जिसको यलहंका एयरफोर्स स्टेशन भी बोला जाता है। तो इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 15th एडिशन की इसकी शुरुआत होने जा रही है अगले महीने 10 फरवरी को। 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो एरो इंडिया आयोजित किया जाता है हर साल, जिसमें हमारी जो वायु सेना है उसके एयरक्राफ्ट्स का शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। तो ये केवल भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का लार्जेस्ट एरो शो होता है। और केवल एक ही नहीं, मल्टीपल कंट्रीज के बहुत सारे डेलीगेट्स भी इसको देखने आते हैं। देश भर से भी बहुत सारे लोग जाते हैं इसे देखने के लिए। इसके अपने पासेस होते हैं, वो आप लेकर आप भी जा सकते हैं इस एरो शो को देखने के लिए। और इसकी जो शुरुआत है ये करी गई थी सन 1996 में। क्या आप जानते हैं भारतीय वायुसेना दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में करी गई थी। ये कौन से भारतीय ऑलराउंडर हैं जिन्होंने हाल ही में इनके रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है डोमेस्टिक क्रिकेट से? तो अभी विजय हजारे ट्रॉफी चल रही थी और विजय हजारे ट्रॉफी में ये हिमाचल प्रदेश से खेलते हैं ऋषि धवन। तो विजय हजारे में हिमाचल प्रदेश बाहर हो गई और उसके बाद ही इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ऋषि धवन इंडिया क्रिकेट के लिए भी खेल चुके हैं। साल 2016 में इन्होंने 3 वनडे इंटरनेशनल भी इंडिया के लिए खेले हैं और 1 T20 इंटरनेशनल भी इन्होंने खेला हुआ है। लेकिन जो इंटरनेशनल टीम है उसमें इनको जगह इतनी ज़्यादा नहीं मिली है, या आप बोल सकते हो नेशनल टीम है उसमें नहीं जगह मिली है। डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने ज़्यादा खेला हुआ है। डोमेस्टिक में 186 विकेट ये ले चुके थे और 2906 रन इन्होंने बनाए हुए हैं 134 मैचेस में। एक पोर्टल है जिसका नाम है भारत पोल। इसको कौन से यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हैं अमित शाह, जो कि इस टाइम पर गृह मंत्री हैं भारत के। और इनके द्वारा जो भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसमें भारत का तो मतलब आपको पता ही है, हमारे देश का नाम है। पोल का मतलब है पुलिस से, ठीक है। तो इस पोर्टल के अंदर रियल टाइम असिस्टेंस हम ले पाएंगे दुनिया भर की किसी भी देश की पुलिस से। जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ पर पकड़ा गया हमारे देश में और ये व्यक्ति किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने में मान लीजिए लिप्त पाया गया है, लेकिन भारत में इसका कोई रिकॉर्ड अभी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया के किसी दूसरे देश में इसका रिकॉर्ड ना हो। तो ये जो भारत पोल पोर्टल है, इसमें तुरंत ही इसकी जानकारी डाली जाएगी और अगले कुछ ही घंटों में जिन कंट्रीज की पुलिस को इससे जोड़ा जाएगा वो सारी इंफॉर्मेशन इस व्यक्ति से रिलेटेड साझा कर देंगे। हो सकता है इंडोनेशिया में इसका कोई रिकॉर्ड ना हो, लेकिन हो सकता है मलेशिया की पुलिस एक रिकॉर्ड भेज दे कि हाँ भाई मेरे यहाँ पर इसने ये क्राइम किया था और ये व्यक्ति उसके बाद से फरार है। तो एक तरीके से सेंट्रल सर्वर इसे लॉन्च किया गया है क्राइम्स को रोकने के लिए। ये जो पोर्टल है इसको सीबीआई के द्वारा बनाया गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई 1963 में स्थापित करी गई थी भारत में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं सीबीआई एकेडमी पूरे भारत में सिर्फ एक ही है, और ये कहाँ है? ये दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद में है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अब आप मेरे बैच का डेमो भी ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और डेमो के लिए फ्री डेमो बैच के नाम से प्रीमियम कोर्सेज वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में, तो वहां पर यह बैच आपको मिल जाएगा। इसमें 3 क्लासेस आपको दी हुई हैं।
मेरी एक हिस्ट्री की क्लास है डेमो के बेसिस पर, एक ज्योग्राफी की मिलेगी आपको और एक पॉलिटी की मिलेगी। पहले आप इन तीनों क्लासेस को लेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आता है, आपको मेरा बैच इंटरेस्टिंग लगता है, तो उसके बाद आप बैच को भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जब आप कोई भी बैच परचेज करेंगे तो वो आपको माई जोन वाले ऑप्शन में दिखने लगता है, और इस टाइम पर सेव 30 कोड लगाकर आप मेरे हर एक बैच में 30% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के ये लीडर कौन हैं जिन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है 9 वर्षों के बाद? तो ये हैं जस्टिन ट्रूडो, और पूरे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में भी रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। जस्टिन ट्रूडो 9 साल का कार्यभार संभालने के बाद अब रिजाइन दे चुके हैं। साल 2015 में ये लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के लीडर थे और उसी टाइम पर कनाडा के प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने संभाला था। और जब ये सत्ता में आए थे तो उस टाइम पर 10 साल खत्म हो रहे थे कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यकाल के, और तब जाकर ये प्रधानमंत्री चुने गए थे। फिलहाल क्या है कि कनाडा के अंदर वहाँ के संविधान के आधार पर यह प्रावधान है कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो रूलिंग पार्टी जो है उसको 90 दिन का समय दिया जाता है उस डेट से जब से रिजाइन किया गया है। तो अगले 90 दिन के समय में जो रूलिंग पार्टी है उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि इन 3 महीनों में वो कोई दूसरा रिप्लेसमेंट स्थापित करे इस व्यक्ति के आधार पर। ठीक है, अगर 90 दिन में ऐसा नहीं किया जा सकेगा तो फिर री इलेक्शन हो जाएंगे, नए सिरे से चुनाव हो जाएंगे। तो इस टाइम पर लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा की यह जिम्मेदारी बनी हुई है। काफ़ी खलबली है कनाडा के पॉलिटिक्स में कि हाँ भाई अगला प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाए। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। वर्ल्ड वॉर ऑर्फेंस डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। परसों के दिन इसे मनाया गया है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में कहीं पर भी जंग होती है, लड़ाई होती है, वॉर होती है, तो वहाँ पर हर लड़ाई में ऐसी कई कहानियाँ जागृत होती हैं जहाँ पर कुछ बच्चे अनाथ हो जाते हैं और उनके माता पिता का निधन हो जाता है। तो उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार रोमन अंपायर के द्वारा 400 एडी में इस दिवस की शुरुआत करी गई थी। मतलब इस दिवस को क्या आप बोल सकते हो, एक तरीके से इस तरीके की फैसिलिटी की शुरुआत करी गई थी कि हाँ, जंग में जो लोग शहीद हो रहे हैं तो उनके बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उन बच्चों की टेक केयर करी जाए। उसके बाद बहुत बाद में 1741 में पूरे दुनिया में पहली बार लंदन में एक ऑर्फनेज चैरिटी हॉस्पिटल की स्थापना करी गई और टेक केयर होम भी बनाया गया इस तरीके के बच्चों के लिए। तब से आज तक लगातार हर एक देश में जो केंद्र सरकार है वो इस तरीके के ऑर्फनेज के लिए काम करती रहती है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरे बैचेस का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप आरआरबी एनटीपीसी इस बार दे रहे हैं या फिर आरआरबी का ग्रुप डी का आप एग्जाम दे रहे हैं, वैकेंसी तो आपको पता ही है बढ़ी हुई है ग्रुप डी में फिर से, तो आप उसके लिए स्पेशल बैच को अवेल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस बैच में मैंने जनरल साइंस अलग से कवर कराई हुई है, स्टैटिक जीके और जीके आपकी पूरी कवर है, मैथ्स आपका पूरा सिलेबस रेलवे का कवर करती है और रीजनिंग भी पूरा सिलेबस कवर करती है एनटीपीसी का। तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो आप इस बैच से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो मेरा रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच भी अवेल कर सकते हैं। आपको कोई भी लाइव क्लास के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में बैच लेकर पूरी जीएस का सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं गुप्ता काल के टाइम पीरियड पे जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उनको किस नाम से जाना जाता था? रूपक, करछपन, सिमली या फिर मुहार? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।